शुरू ये राहुल गांधी ने करा था कि प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन लाएंगे वो, पर बीजेपी वाले भी अब इसी ट्रेन पे चल दिए हैं। सो आई एम लाइक, दोनों ही पार्टी के बीच में कंपटीशन सिर्फ ये चल रहा है कि कौन ज्यादा देगा, क्योंकि वापस पावर में आने की सबकी इच्छा है। विच इज द प्रॉब्लम। Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. सो रिसेंटली रिजर्वेशन को लेके काफी न्यूज चल रही है एंड Somehow amongst all the stuff जो हो रहा है ऑलरेडी, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है, somehow certain state governments have found the time कि कुछ और मसाला क्रिएट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिजर्वेशन ही है इंडियन स्टेट्स के हिसाब से, इंडियन पॉलिटिशियंस के हिसाब से। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? रोड टूट रही हैं, ब्रिजेस स्टोरी हो रहे हैं, लिटरली पूरा हाउ डू यू डू दैट? Another thing that happened was the whole fiasco about the cough syrup. So many kids lost their lives. That's still going on. Yeah, that's still going on. But इस सब के होते हुए मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को प्रायोरिटी लगी कि रिजर्वेशन के टॉपिक पे कुछ नया करते हैं। सो एमपी गवर्नमेंट ने प्रपोज करा कि जो सुप्रीम कोर्ट की सेट सीलिंग ऑफ रिजर्वेशन है 50%, उसको इंक्रीज कर दिया जाए टू 73%। Which I don't know, 73 पे भी क्यों रुक गए भाई? राउंड फिगर ही कर देते कम से कम 70 75, ये 73 क्या होता है? Dissatisfactory सा नंबर और ले लिया। They have included a few more categories into OBC, which in itself is quite scandalous, I would say, क्योंकि I have no idea what's the thought process, क्या सोच के ये मूव करा गया है, क्योंकि are they too complacent? But that got us thinking on what is the history of reservation in India. कहाँ से स्टार्ट हुआ? रिजर्वेशन की हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1874, which is pre-independence, and Britishers ने ये propose करा था in a lot of ways. It started in Mysore in 1874 when the kingdom of Mysore decided to give 20% reservation to non-Brahmins, Muslims and other castes, other religions. In 1902, छत्रपति शाहू महाराज ने 50% प्रपोज करा for backward classes as a reservation in public services. फिर आया पूना पैक्ट in 1930s, and there was a lot of to and fro. Yeah, to and fro, and parallelly during this period, Britishers ने भी for certain sections of our country, society, उनके लिए electoral reservations करे, and they did a lot of stuff like that. But there was a push for separate electorates, electoral college. Pre-independence से, yeah, coming to what happens during and after our independence. Because that's when it got codified. And जो legal framework create करा गया which would allow for reservation. 1950 में आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) को इम्प्लीमेंट करा गया एंड एसटी रिजर्वेशन को 15% एंड एसटी रिजर्वेशन को 7.5% पे डिक्लेयर कर दिया गया, which was already an increase क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे they had set it at 8.5% डॉक्टर for अंबेडकर backward classes. Dr. Ambedkar had proposed 8.5% reservation, and Dr. Ambedkar had also proposed कि reservation after a certain point, जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो हटा दिया जाएगा। Dr. Ambedkar never envisioned कि reservation को permanently रखा जाएगा, let alone increasing it. Yes, increasing was out of the question. फिर 1951 में सुप्रीम कोर्ट केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन होना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट देन जून 18, 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करा गया। इस अमेंडमेंट ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को वैलिडेट करा एंड स्पेसिफिकली आर्टिकल 15(4) में लैंग्वेज को ऐड करा गया टू प्रोटेक्ट रिजर्वेशन पॉलिसीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस बेस्ड ऑन इक्वालिटी प्रोविजंस। फिर 1953 में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन क्रिएट करा एंड उसके अंडर कमीशन को टास्क करा गया टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द डिफिकल्टीज अंडर व्हिच दे लेबर। यू कुड से फर्स्ट कास्ट सेंसस काइंड ऑफ थिंग इन अ वे, या बीच में और कुछ लैंडमार्क केसेस हुए एंड देन वी कम टू 1979 जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट करा। दिस वाज द फेमस मंडल कमीशन सेट अप अंडर बीपी मंडल। एंड फिर हम आते हैं 1990 पे जहां पे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करा एंड दे डिक्लेयर्ड 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसीज। इसको लेके दोनों ही साइड से काफी प्रोटेस्ट्स और पीसफुल प्रोटेस्ट्स
हुई। वेरी पीसफुल। फिर आता है 1992 का लैंडमार्क केस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट, which basically underlined a lot of important details going forward for reservation in India. इस जजमेंट ने 50% की सीलिंग लगा दी ऑन टोटल रिजर्वेशन एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। इसी जजमेंट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा, जिसके तहत जो एफ्लुएंट ओबीसी क्लासेस हैं उनको एक्सक्लूड करा जाए। बट ये रूल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स पे अप्लाई नहीं होना था। इस जजमेंट में प्रमोशंस पे भी रिजर्वेशंस को प्रोहिबिट करा, मीनिंग कि रिजर्वेशन से जॉब मिलेगी, प्रमोशन रिजर्वेशन के बेसिस पे नहीं होगा। एंड इस जजमेंट ने कुछ गाइडलाइंस भी सेटअप करी टू फिगर आउट अदर बैकवर्ड क्लासेस और एजुकेशनली चैलेंज्ड क्लासेस कौन है। एंड एज वाज कॉमन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेंसिबल बातें करी, देयर वर सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द नहीं जा सकता एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दूं, दैट्स ऑलवेज अ गुड रूट टू टेक अपेरेंटली। yes, apparently constitutional amendments 77th, 81st, 82nd and 85th implement हुए। उन्होंने काफी बड़े चेंजेस करे which technically went against the Supreme Court's judgment in इंदिरा साहनी केस। इन अमेंडमेंट्स के तहत प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दिया गया। 50% की सीलिंग के लिए एक लूप होल निकाला गया, जिसके तहत अगर बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज है तो वो उस 50% की लिमिट में नहीं आएगा। They basically carry over to the next year instead of कि present उस साल के किसी और कैटेगरी के कैंडिडेट से उन सीट को फिल किया जाए। फिर आता है 2019, जिसमें आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103। इसमें ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस करा गया। इसमें यह कहा गया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही रिजर्वेशन को जस्टिफाई कर सकता है। जो 50% सीलिंग है वो सिर्फ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड रिजर्वेशंस पे लगेगी। एंड बेसिकली उसमें ये कहा गया कि SC, ST एंड OBC कैटेगरीज को EWS से एक्सक्लूड करना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। यहाँ पर 2019 में टोटल रिजर्वेशन 59.5% तक आ चुका है ऑलरेडी, which is technically constitutionally valid, yes, because जैसा कि पहले कहा गया था कि वो 50% की लिमिट ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस बढ़ाई जाएगी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फॉल अंडर दैट एक्सेप्शंस एज पर दिस होल जजमेंट। loopholes। And फिर 2023 में पार्लियामेंट पास्ड द वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट और द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है 15 साल के पीरियड के लिए सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन। सो लेट्स सी। बाय द वे, पहला रिजर्वेशन जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी ऐसे ही सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन था। अभी फिलहाल रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है, लेट्स सी। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड स्टेट टू स्टेट वेरी करता है बेस्ड ऑन रीजनल पोस्ट। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड अगेन स्टेट टू स्टेट वेरी। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% विद क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% फॉर जनरल कैटेगरी विद इनकम सीलिंग। टेक्निकली ऑन पेपर 59.5% रिजर्व्ड एंड 40.5% ओपन टू मेरिट। अब इसमें ऑब्वियसली स्टेट्स का अपना अलग सिस्टम चलता है जिसके अंडर अगेन जैसे अभी MP अपना एक्सटेंशन करना चाह रहा है, तो स्टफ लाइक दैट हैपेंस। Let me point this out. Already more than half is reserved. More than half of the seats, more than half of appointments are reserved. Merit basis पे only 40.5% है on paper. Now we come to the very important question, perhaps the most important question. क्यों? Why this much reservation? स्पेशली जब ये कहा गया था कि रिजर्वेशन एक टेम्पररी मैकेनिज्म है, एक टेम्पररी मेजर है, सो दैट पीपल गेट इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो एंड ऑल दैट स्टफ, व्हिच आई पर्सनली फील अगर कास्ट एंगल से हटा के शुरू से इकोनॉमिक बेसिस पे रखते तो दैट वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव यस अक्रॉस द बोर्ड। अगर कास्ट प्रताड़ित है तो उस कास्ट के लोग इकोनॉमिकली वीकर भी होंगे, ऑटोमेटिकली बेनिफिट उन्हीं को जाएगा। अब ऑब्वियस मोटिवेशंस सबको पता है, देयर इज अ रीजन व्हाई पार्टीज एवरीवेयर, स्टेट इलेक्शंस से सेंट्रल तक ले लो, सब कॉन्स्टेंटली पुश फॉर रिजर्वेशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन अ लॉट ऑफ वेज वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है एंड ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है बिकॉज इन इंडिया हमारा सिस्टम है हैंडआउट्स का। यस, फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली बिहार इलेक्शंस चल रहा है, सब लोग मतलब खुलेआम
इतने पैसे दे देंगे हम, उतना सब्सिडी दे देंगे हम, यही चल रहा है सबका इन अ टेक्निकली स्कीम के लीगल नाम वे। पे टेक्निकली इट वो इज ऑल स्कीम है। लीगल, हाँ बट हैंडआउट्स वाला कल्चर यही है। रिजर्वेशंस एक पॉइंट के बाद में दिस इज वेयर इट हैपेंड कि एक अपलिफ्टमेंट से चलते चलते हम अपीजमेंट में आ गए और किसी को पता भी नहीं चला। एंड प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कोई भी दूध का धोला नहीं है, यहाँ पे दोनों ही पार्टी इक्वली हार्मफुल टू कंप्लिसिट इन दिस प्रोसेस है। हाँ, दोनों ही पार्टी के बीच में कंपटीशन सिर्फ ये चल रहा है कि कौन ज्यादा देगा, क्योंकि वापस पावर में आने की सबकी इच्छा है। Everyone wants to be in power Which is the or come problem. back to power. which is the problem. इसमें again which reminds me of a person that everyone loves to quote, B.R. अम्बेडकर। उनकी 1954 की स्पीच आगरा में, जिसमें उन्होंने खुद अपना आक्रोश व्यक्त करा था towards the backward classes कि जिनको ये फैसिलिटीज, जिनको ये रिजर्वेशन के थ्रू अपलिफ्टमेंट मिल गया है, हैव फॉरगॉटन देयर ओन पीपल। वो अपनी ही फैमिलीज को, अपने ही 4 लोगों को बढ़ावा देने में लग आपस गए में ही हैं, प्रमोशन करते हैं बस। बट they themselves have forgotten the downtrodden of where they come from। तो उस चीज को लेके जो खुद, पर्पस ऑफ रिजर्वेशन था, यस, बट वो खुद B.R. अम्बेडकर ने अपना आई डोंट नो गुस्सा, डिससैटिस्फैक्शन वॉइस करा था इस चीज को लेके कि he was very disappointed in his own people for behaving this way, and we are seeing this right now. Those are his own words. And सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, instead of quoting everything, I'll just put them on the screen. And we have since the very beginning, even Mahatma Gandhi spoke out against reservation. Everyone at the end of the day decided कि हाँ, at the time of independence reservation was a temporary measure. It was supposed to be a temporary measure Upliftment के लिए था। see, problem क्या है, there is no metric at which someone will agree कि हाँ अब sufficient है। This is a very similar problem to what the US had in the Great War on Terror, Afghanistan, Iraq, Hearts all that. and minds. Hearts and minds. Because जब ये define नहीं है कि success metric क्या है, सक्सेस का मतलब क्या है, हाउ विल यू डिफाइन सक्सेस, किस पॉइंट पे आप ये कह सकते हैं हाँ सक्सेस अचीव हो गई, जब ये पता ही नहीं है तो आप सक्सेस अचीव कैसे करेंगे? अगर सक्सेस का मेट्रिक ये है कि सब अमीर हैं, सबके पास जॉब है, दैट्स अनरियलिस्टिक फर्स्टली। एंड अगर सक्सेस का मेट्रिक ये है कि सब इक्वल हो जाए, तो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को ये दिखाना कि तुम ये कास्ट और तुम ये कास्ट, दैट विल नेवर मेक देम इक्वल। या एंड इट इज जस्ट एन इन्वर्जन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो आप उस लेबल को बार बार हार्ड लाइन करते जा रहे हो इंस्टेड ऑफ फॉस्टरिंग यूनिटी। वो ऑटोमेटिकली डिविजन क्रिएट कर रहा है, फॉर द सेम रीजन दैट महात्मा गांधी डिड नॉट वांट अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, कि हिंदूज के बीच में डिवीजन क्रिएट होगा, विच आई डू हैव कंटेंशंस रिगार्डिंग दैट, कंसिडरिंग बाकी रिलीजन्स के लिए ही चोज टू डू दैट एनीवे। क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिवीजन क्रिएट हो, ही रियली डिडंट have that much of a problem, it seems. क्योंकि रिलीजन वालों को मिल गया वो ठीक है, बट हिंदूज डिवाइड हो जाएंगे तो बैकवर्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना, which may be a flawed logic, but at the end of the day point remains कि if you foster division, आप उस डिवीजन को बार बार रिपीट करते जाओगे। जो एक्चुअली मेरिटोरियस लोग आ रहे हैं फ्रॉम सर्टेन कम्युनिटीज, अगर उनके कॉन्स्टेंटली एक ठप्पा लगा हुआ है कि द ओनली रीजन दे आर गेटिंग दैट जॉब is because of that reservation, तो वो उनके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी इरोजन क्रिएट करता है, चाहे उन्होंने मेरिट से क्यों ना लिया हो वो पोजीशन। सो एट द एंड ऑफ द डे, सी आई अंडरस्टैंड द इमोशंस बिहाइंड रिजर्वेशन, बट एक पॉइंट के बाद में आई फील इट्स नॉट इवन अबाउट इमोशंस एट दिस पॉइंट। नो, इट इज जस्ट appeasement politics, it is just no, I'm saying it's some form of like किसी के इमोशंस को तो वैलिडेट करने की कोशिश है ये। The thing is, आफ्टर अ पॉइंट वी हैव टू रियलाइज कि ये ऑप्टिमल रूट नहीं है टुवर्ड्स जो भी गोल है। पहली बात तो गोल ही सेट नहीं है, एंड सेकेंडली जो भी लग रहा है गोल जो बताया जा रहा है, ये उसके लिए ऑप्टिमल रास्ता नहीं है। इस मामले में बीजेपी इज अपेरेंटली अ वेरी प्रो वीडी सावरकर पार्टी, एंड दैट इज व्हाई सबसे बड़ा बिट्रेयल यही था कि बीजेपी भी इसमें इन्वॉल्व है। जब बीजेपी भी ये चीजें कर रही है। 2014 में जब आए थे, they came with very different promises than whatever they are doing currently. बीजेपी ने अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करा कि वीडी सावरकर उनके हिसाब से एक ट्रू फ्रीडम फाइटर है, और in the एक least ट्रू हीरो है। BJP walks along the Savarkarian line of policies. Or was that just pretending to? Savarkar opposed
reservation and separate electorates vehemently. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड वी डी सावरकर की कॉरेस्पॉन्डेंस में सावरकर ने ये कहा, quote, I would suppose you want all public positions in government to be filled by merit. That you still use the jargon of Chaturvarn, although you qualify it by basing it on merit, is rather unfortunate. उनकी पोजीशन थी कि recruitment should only be based solely on merit. He was also vehemently against untouchability and उनका मानना था कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करें. While हमारा ये मानना है गवर्नमेंट should not be in the business of any of this, but अगर करना ही है तो how about सारी जातियों को बराबर कर दें. Yeah, there is always that option. The way to creating equality is not by pushing inequality. आप certain groups of the country को constantly push करोगे will not create equality. वो आप metrics के basis पे शायद equality create कर लोगी, सबके पास equal number of jobs आ गई या इस टाइप का कुछ. Problem is आजकल की गवर्नमेंट्स आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट इक्वालिटी, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इक्विटी. इक्वालिटी का मतलब होता है सबके पास में बराबर अपॉर्चुनिटी है. इक्विटी का मतलब होता है कि सबके पास में बराबर आउटकम है, यानी कि आपके पास 100 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है एंड हर किसी के पास वो 100 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है. ऑन द अदर हैंड इक्विटी इज सबके पास वो 100 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर कोई उस 100 रुपए को नहीं कमा पा रहा तो बाकियों से लेके उसके 100 रुपए पूरे कर दिए जाएंगे. करंटली अभी बिहार इलेक्शंस के टाइम पे पार्टीज लेफ्ट एंड राइट बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं. एज ऑलवेज हर इलेक्शन में हम देखते ही हैं. फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी जी इज सेइंग कि वो ये रिजर्वेशन वॉल ही गिरा देंगे एंड 50% का जो मैट्रिक है उसे खत्म कर देंगे सो दैट ये लिमिटेशन ही ना रहे. सो आई डोंट नो व्हाट इज ही प्रपोजिंग. सबको रिजर्वेशन दे दो. 100% रिजर्वेशन. What is the outcome here? तो anyway, that is his thing. Parallelly, BJP भी पीछे नहीं हट रही है. They are going very different. शुरू ये राहुल गांधी ने करा था कि प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन लाएंगे वो, पर बीजेपी वाले भी अब इसी ट्रेन पे चल दिए हैं. So I'm like, दोनों पार्टी से कर रहे हैं. और अगर बीजेपी को राहुल गांधी से कम्पीट या कांग्रेस से कम्पीट करने के चक्कर में सेम बनना पड़ रहा है, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या है? इसमें as previously BJP supporters, currently we are not. The way they are going, क्योंकि I we have don't no support idea. this reservation stuff. We don't support उनकी इस साल they have had a bunch of E20. हाँ, बैक टू बैक काफी मैसअप्स हुए हैं एंड आई हैव नो आइडिया वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं बिकॉज उनका एक सेट वोटर बेस था, पर वो they are taking that set voter base for granted, thinking कि ये लोग तो वोट हमें ही करेंगे, तो कुछ भी कर लो तो कहीं और बाकियों को जाएंगे. अपीज करने के चक्कर में they are also losing their core voter base. They're like, While Congress has no voter base, उनका जो voter base है वो तो set है. The freebie voter base, and I'm not talking the reservation one. I'm talking जो आम आदमी पार्टी का voter base था, जो फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए किसी को भी वोट डाल देंगे, वो वोटर बेस तो कहीं नहीं जा रहा. उसको जितना फ्री दोगे उतना ले लेंगे. एंड द प्रॉब्लम इज वो लोग फ्री लेने के बाद भी उन्हीं पार्टी को वोट करेंगे जिन्हें उन्हें वोट करना है. आप फ्री बिजली प्रॉमिस करोगे तो अगली पार्टी और बहुत जोर से प्रॉमिस कर देगी. आप 1000 रुपए तक की बिजली प्रॉमिस करोगे, अगली पार्टी 2000 की कर या देगी. इस केस में आप रिजर्वेशन बोलोगे 73, 74, 75, वो 80, 85, 100 तक पहुंचा देंगे. आप बोलोगे 100, वो बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर. आप भी प्राइवेट सेक्टर बोलोगे एंड दिस इज द वर्स्ट मूव. अभी H1B वीजा वाला पूरा फियास्को हुआ है Lost opportunity. एंड एवरीवन इन इंडिया कॉन्स्टेंटली वेंट. एनआरआईज को इनविटेशन है, आप वापस आइए, इंडिया में काम करिए. ऐसे काम करवाएंगे आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करके? प्राइवेट सेक्टर में भी अगर रिजर्वेशन हो जाए तो इंसान काम कैसे करेगा? मेरिट बेस पे कैसे काम करेगा कोई? The whole concept of a private job, a company is कि you get the best employee. It is not to tick certain boxes कि इस क्राइटेरिया में तो मुझे कोई कैंडिडेट चाहिए, इस क्राइटेरिया में भी कोई तो चाहिए, मुझे इतने लोग ये चाहिए, उतने लोग वो चाहिए. बाहर की DEI पॉलिसीज को हम प्राइवेट सेक्टर में अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर विल मूव अवे बाहर ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे. No, US के कंपनीज हैव ऑलरेडी शोन हाउ ग्लोरियसली DEI हैज फेल्ड. तो उनका एग्जांपल एटलीस्ट देख के फिर हम ये रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता. इट्स लाइक कम्युनिज्म. इस बार काम कर जाएगा बिकॉज हम अच्छे से करेंगे. नाउ इस रैम्पेंट रिजर्वेशन से एक्चुअली में इफेक्ट क्या आया है? क्या लोग अपलिफ्ट हुए हैं? एंड ऑल्सो किस तरह से ये रिजर्वेशन का प्रोसेस अप्लाई करा जा रहा है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट सीट रिजर्वेशन. वो 50% की बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए हर तरीका अप्लाई करा जाता है. वो सीट भरने के लिए किस हद तक चले जाते हैं
ये एग्जाम कंडक्टर्स, ये गवर्नमेंट का सिस्टम इज अबिस्मल। क्योंकि डीयू में पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए फॉर मैथ्स विच इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, गेस सर्टेन रिजर्व कैटेगरीज को कितने मार्क्स चाहिए? मिनिमम कितना होगा? which has happened at least once as we have seen। स्टैंडर्ड कुछ और होगा, बट वही है कि सीटें नहीं भर रही है तो कहां तक कम करेंगे? 0 मार्क्स पे पीएचडी में एडमिशन। पीएचडी का एग्जाम देने का मतलब क्या है? खाली अपना नाम लिख के आ जाए? फिर एडमिशन क्यों है? सीधा पीएचडी दे दो ना। सीधा दे दो ना, अरे तुम इस कैटेगरी को हियर। विच इज ऑल्सो जीरो की बात थी। ये नेगेटिव मार्किंग में भी होती है ये चीजें। 2023 के नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 13 लोग नेगेटिव मार्क्स के साथ और 14 लोग 0 मार्क्स के साथ क्वालिफाई करे गए। दिस इज इन मेडिकल। नीट का पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम है ये। वो तो मतलब डॉक्टर से भी अधिक डॉक्टर। एंड उसमें भी फिर ये है कि ये दूसरी यूनिवर्सिटी में हुआ कि जो बच्चे फेल हो गए हैं आप उन्हें भी डिग्री दीजिए। नहीं, जो बच्चे कई सालों से फेल होते आ रहे हैं। अगेन ये ऐसे वैसे कोई नहीं है। दिस इज नॉट अ जेंडर स्टडीज डिग्री, दिस इज फॉर बीइंग अ डॉक्टर। ये मेडिकल डिग्री में ये हो रहा है। हाउ डू यू ट्रस्ट? कुछ सेक्टर्स शुड बी एट द वेरी लीस्ट, कुछ सेक्टर्स जहां पे किसी की जान किसी के हाथ में है। यस, या इट शुड बी नॉट, आई एम नॉट सेइंग मेरिट बेस्ड, बट इतना रैम्पेंट तो नहीं हो कि फेल होने वाले, नेगेटिव 0 मार्क्स लाने वाले लोगों को भी आप डॉक्टर बना दोगे। एंड देन वी वांट टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। विश्व गुरु बनेंगे हम ऐसे बनेंगे विश्व गुरु। हम ऐसे करेंगे कम्पीट यूएस मार्केट से। हम ऐसे करेंगे कम्पीट विद व्हाट, नेम वन कंट्री। दिस वाज फॉर द डिग्रीज। जॉब्स में भी 20% की मार्क्स की लिमिट किसी ने क्रॉस नहीं करी तो द वे ऑफ चूजिंग अ कैंडिडेट, क्योंकि अगेन एज वी डिस्कस सीट तो वही भरेंगे, उसके लिए चूज करने का मेथड क्या है? बेस्ट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट्स। और इसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे खासी इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज में जस्टिफाई करा जाता है। एंड देन अगेन वी कम बैक टू दिस, देन वी वांट टू बी विश्व गुरु। उसके बाद में हमें दुनिया में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना है। हमें इंडिया सबसे बेहतरीन बताना है। फिर हमें एनआरआईज के ऊपर डिस करना है। हमें एनआरआईज को ये बोलना है कि तुम लोग बाहर जा रहे हो, तुम लोग इंडिया में क्यों नहीं बनाते? कैसे बनाएंगे? अगर यही सेम चीजें प्राइवेट सेक्टर में होने लगी तो कैसे बनाएंगे? अभी फॉर एग्जांपल अरट्टे आया है एंड लोग उस पे भी डिस कर रहे हैं। नॉट जस्ट अरट्टे पे डिस कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो सब नया आना शुरू हुआ था जब अरट्टे जब उसको प्रमोट करना शुरू करा था, तो लोगों का बेस्ट सोल्यूशन इज ऑलवेज अथॉरिटेरियन। उनका फर्स्ट सजेशन वाज गूगल व्हाट्सएप बैन कर दो। हाँ, क्योंकि हमें अपनी चीज प्रमोट करने के लिए बाकी सबको बैन ही करना पड़ेगा। हमारी वाली को रिजर्वेशन दे दो। हाँ। हमारा ऐसा माइंडसेट बन चुका है, हमें हर चीज में रिजर्वेशन, क्योंकि फ्री मार्केट में तो कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्टेंटली चाइना की बात करते हैं। जो ज्यादातर एग्जांपल जो आते हैं कि इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इतना सब कुछ है, चाइना, जापान। हाउ? रिजर्वेशन के बेसिस पे ऐसे करके हम उनसे compete कर पाएंगे? Well, these are all problems. What's the solution? Let's come to the problem. सबसे बड़ी यहाँ पे है, we are gonna come to the solution, but the solution in itself कि हमें इस solution पे आने पड़ रहा है, ये अपने आप में एक तरह की प्रॉब्लम है। Because we have been whittled down to कि रिजर्वेशन अब कम भी नहीं करवाना। We have actually had to give up। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर्स थे उनका भी आइडिया हमें पीछे छोड़ना पड़ रहा है, बिकॉज इवन दे वर लाइक कि टेम्पररी है, हम वो भी नहीं पूरा कर सकते, वो तो वी हैव मेड आवर पीस विद इट। रिजर्वेशन कभी अभी जिस लेवल पे है उससे कम जाएगा, हमने उसकी भी उम्मीद छोड़ दी है। एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दो या इसको फर्दर बढ़ाना छोड़ दो। आगे बढ़ाने का तो आई हैव नो होप फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई हैव नो होप फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। हाँ, वो गवर्नमेंट में तो दे विल पुश इट टिल दे कैन। हाँ, 100 से ऊपर ऑप्शन होता है तो वहां भी पहुंचा देते हैं। Now our solution is very very simple and essentially one liner, two liner solution. आगे बढ़ाना बंद करो and God forbid कुछ भी हो, please just private sector को छोड़ दो। At the very least private sector को छोड़ दो, because अगर आप private sector में, it is not even because you will ruin the private sector. It is simply because private sector will leave out of India. हाँ, you create इस तरह के फाउंडेशंस आप बना दोगे तो they will just find a place that is better. Look at, for example, US में Detroit का case. Detroit in the 70s was a booming city. Absolute massive hub for manufacturing. Ford की factory वहाँ थी main. And so many other things. वो अभी फिलहाल is a ghost town. That's a skeleton of a city. वहाँ पे जनरल स्टोर नहीं चलते. So how do you get there? Let's not take India to that point कि private companies यहाँ से बाहर रास्ता देखने लगे, यहाँ की जगह मलेशिया, सिंगापुर, कहीं भी और भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो बिजनेसमैन है, उसके पास पैसा है, वो निकल जाएगा।
उसको यहाँ अगर टैक्स देना वो कहीं और दे देगा। एंड इट्स नॉट इवन बड़ा बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन होगा वो भी वही कर लेगा। बड़ा बिजनेसमैन बड़ी कंट्री में चला जाएगा, छोटा बिजनेसमैन आसपास की छोटी कंट्री में फॉर चला एग्जाम्पल जाएगा। यूएस में जाके जो मोटेल्स खोलते हैं, स्टफ लाइक दैट, यू डोंट नीड टू बी अ रिलायंस अंबानी गाय। वो यहाँ पे क्यों नहीं खोल रहे? ये कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कॉन्स्टेंटली ये बात होती है कि वो एनआरआईज वहां पे इतना पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं बिल्ड करते? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ। कैसे बिल्ड करेंगे? वी नीड टू एक्चुअली, अगर हम चाहते हैं ऑल्सो टू एनकरेज पीपल टू मूव ऑफ रिजर्वेशन, हमें अपने इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क को, आई एम नॉट सेइंग बूस्ट करो बिकॉज गवर्नमेंट का काम नहीं No. है, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, लेट फ्री मार्केट डू इट्स थिंग। हम हर चीज में पुश करना बंद करो स्टार्टअप वालों को। सरकार अब ये करेगी, सरकार अब वो करेगी। सबसे बड़ा काम सरकार जो इस टाइम स्पेशली मार्केट के लिए कर सकती है इज डोंट डू एनीथिंग। स्टे आउट ऑफ इट। बेस रेगुलेशन आपको मेंटेन करने हैं, आपको प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन इज ओके। व्हेन यू स्टार्ट बूस्टिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप वाला है, हाँ, स्टार्टअप इंडिया में देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ नेपोटिज्म, biased selection to say in the least. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज किसी को तो डिसाइड करना है ना कि ये ग्रांट किसको मिलेगी, उस किसी की कोई तो जानकारी होगी। दैट्स वेयर द करप्शन कम्स इन। आई एम नॉट सेइंग नेसेसरीली, डेफिनेटली, हर बंदा नहीं कर रहा है। बट द पॉइंट इज व्हाई ओपन दैट एवेन्यू? ये एवेन्यूज कैसे भी तरीके से क्यों खोलने हैं? हाउ अबाउट सिंपली आप रेगुलेशन कम कर दो, टैक्सेस कम करो। टैक्सेस कम कर दो। वन थिंग जो इंडिया में कोई गवर्नमेंट कभी नहीं करती, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है हमेशा टैक्सेस बढ़ाती ही। फॉर एग्जाम्पल अभी जीएसटी का कई चीजों में कम करा तो दे हैव डन वेरी ऑसम स्टफ लाइक सिन टैक्स, जिसका कोई सिर पैर नहीं। क्या है सिन? कौन डिसाइड करेगा सिन है? अगर सरकार को पसंद नहीं है कोल्ड ड्रिंक तो वो सिन है। कोल्ड ड्रिंक पीने पे सिन टैक्स लगा दिया। बाय द वे इसमें जूसेस भी इंक्लूडेड है। पर दिस इज नॉट अ जीएसटी वीडियो, दिस इज जस्ट अ, आई गेस, बेसिकली वेज ऑफ बूस्टिंग इंडस्ट्री की लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन ना लगे, देयर शुड बी viable options outside of it, और वो तभी हो पाएगा if government is not over regulating everything. Secondly, we are beyond the thing of कि reservation itself पे वो 1 reservation per family type restriction लगे या वो इस टाइप का कुछ, unrealistic goal है इस point पे। because at this point I think everyone can agree इंडिया में से reservation नहीं हट सकता। जो भी और जो पार्टी भी पार्टी हटाएगी वो हटाने की बात करेगी वो इलेक्ट ही नहीं होगी। हाँ, या आके भी कोई हटाएगा तो अगली बार कभी आएगा ही नहीं। वी कैन होप फॉर दैट, वी कैन होप के ऐसी चीजें हों ताकि मेरिटोरियस सोसाइटी बने, लेकिन we know it won't happen. एंड वी ऑल्सो डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग। पर डिस्क्रिमिनेशन होता तभी है ना जब किसी के ऊपर आप लेबल लगा देते हो कि ये है। ऑल वी वांट इज ओनली वन लेबल, इंडियन। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अपनी मेहनत से कुछ कमाया है तो आप उस पर हक जता सकते हो। इफ इट्स अ हैंड आउट तो कोई और भी आप पे उंगली उठा पाएगा, एक इनसिक्योरिटी रह जाती है। एंड कोई और उंगली उठाएगा कि तुम्हें तो इसलिए मिला, चाहे वो कितना भी मेहनती हो, चाहे वो अपनी topper मेहनत हो, से चाहे ही कुछ भी कमाया हो, हाँ, चाहे उसने रिजर्वेशन नहीं लिया हो, चाहे उसके आने के बाद, चाहे उसके वो अचीव करने के बाद वो रिजर्वेशन आया हो, फिर भी जो सोसाइटल बायस है वो इन चीजों से इंक्रीज ही होता है, कम तो नहीं होता इन चीजों से। आपको बायसेस कम करने हैं तो ये तरीका नहीं है। जॉब या पैसा सोसाइटल बायस नहीं हटाता। फॉर एग्जाम्पल यूएस में जाके इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोग्राफिक्स, पर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट तो रेसिज्म करेगा, आप उनको नहीं रोक सकते। जिसको ब्राउन बैड बोलना है वो रिच ब्राउन को भी बैड बोलेगा और वो पुअर ब्राउन को भी बैड बोलेगा। जिनको करना है वो विवेक रामास्वामी पे भी उंगली उठा रहे हैं, काश पटेल पे भी उंगली उठा रहे हैं, और वो जो कोई भी वहां पे एक बेस लेवल जॉब कर रहा है उस पे भी कर रहे हैं, बिकॉज वो उनका इनर प्रॉब्लम है। इट वोंट गेट फिक्स्ड बाय कितना अमीर है या कितनी बढ़िया जॉब है या कितनी बड़ी गवर्नमेंट पोजीशन पे आ गया। द ओनली सोसाइटीज जहां पे गवर्नमेंट पोजीशंस आर द टॉप टियर एंड परहैप्स द ओनली ऑप्शंस आर सोसाइटीज लाइक सोवियत रशिया, जहाँ गवर्नमेंट इज द ओनली ऑप्शन। We want free market boost हो, and how do we do that? Very least, at the very least, regulation करो just for safety. बाकी get out of the market. Government का काम नहीं है market में घुसना। In the least stop Government का काम boosting is things. protecting us from outside elements. Focus on the border. Focus on national security. How about that? How about you focus on national security properly, and you focus on infrastructure inside. अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहर नेशनल सिक्योरिटी, ये दो चीजें जब ये कंप्लीट हो जाएंगी, लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स उसके बाद। जब रोड में 2 बूंद बारिश गिरने के बाद गड्ढे होने बंद हो जाएंगे, लेट्स टॉक देन। Let's hyper focus on our infrastructure development before we focus on other things. How about infrastructure पे हम इतनी जोर से फोकस करें कि उसके बाद में कोई ये उंगली ना उठा सके, हम खुद ये उंगली ना उठा सके, let's say.
कि आप रिजर्वेशन की क्या बात कर रहे हो, रोड ही नहीं चल रही, मोर लाइक रोड चल रही, रोड तो वही रहनी चाहिए ना, रोड पानी के साथ चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इट विल बूस्ट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो बच्चे जिनके पास एजुकेशन तक पहुंचने का, स्कूल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, उनके वो पास वो रास्ता ऑप्शन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर improves things on multiple levels. इंफ्रास्ट्रक्चर खाली रोड नहीं होता, बाय द वे, वाटर, हाँ, वाटर सिस्टम्स एंड this 10 different things simply, and reservation इंडिया से जाएगा नहीं। Let's पर एटलीस्ट इंक्रीज करना बंद करते हैं, प्राइवेट सेक्टर in पे the लगाना least दोनों पार्टीज को ये पुश करना बंद करना पड़ेगा, because where बिकॉज do we थर्ड go? ऑप्शन हमारे पास है नहीं। There व्हाट्स द थर्ड ऑप्शन? A viable third option. वायबल थर्ड ऑप्शन जो एक्चुअली में अच्छा रीजनेबल ऑप्शन है, जो नेक्स्ट आम आदमी पार्टी ना बने, बिकॉज वो भी थर्ड ऑप्शन के नाम पे ही आए। पर वो IITN का टैग लेके आए। वन की फैक्टर इन दिस, सबसे बड़ी चीज जो सॉल्यूशंस में आती है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू टेक अ स्टैंड ऑन द लिमिट ऑन रिजर्वेशन। अभी फिलहाल इन दोनों पार्टियों के आपस के खिचड़ी में द्वंद्व युद्ध से हमें कोई बचा सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। and at least they need to stay strong with their own precedent. That's the only thing. We only have legal respite at this point. उसके अलावा और कुछ नहीं है, because And that's why parties तो वो propose करेंगे that will get them back to power. and that's why Supreme Court exists. It's the balance of power. Executive का partner judiciary. These were our solutions. Do tell us in the comments कि आपके according क्या करा जा सकता है. What are your views about the necessity of reservation? क्या हमारे इंडिपेंडेंस को 75 साल के बाद भी डू यू फील कि ये हमने सही डिसीजन लिया? क्या उसका इतना सक्सेस रेट रहा है कि जस्टिफाई कर पाए हम? और एट द एंड ऑफ द डे इंक्रीज करने से क्या आपको लगता है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगा या ये नेगेटिव रहेगा? डू टेल अस इन द कमेंट्स. If you disagree with us, if you agree with us, if you just want to say hi, do make sure to make use of the comment section. Do like, share and subscribe. And we'll see you next time.